पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है? बहुत सारे पेरेंट्स लोग होते हैं जो पेरेंटिंग का मतलब ये समझते हैं कि मुझे बच्चे को रोज का जो जरूरी सामान है, खाने पीने से लेकर उड़ने पहनने से लेकर स्कूल में नाम लिखवाने तक, ये पेरेंटिंग का अर्थ नहीं हुआ। पेरेंटिंग का अर्थ हुआ उस पे आप बच्चे पे देखिए कि वो अनुशासन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कहीं गलत संगत में रह रहा है कि नहीं है। आजकल बच्चों को टीवी का, मोबाइल का बहुत एडिक्शन होता जा रहा है। बिना मोबाइल के बच्चा खाना भी नहीं खाता है, स्कूल से आता है तुरंत टीवी देखने बैठ जाता है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मोबाइल देता कौन है? पेरेंट्स देते हैं। जैसे ही जब बच्चा 2 साल 3 साल के जब होते हैं, बच्चा जब रोता है, मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाउ टू हैंडल टीनेजर्स? कम उम्र में ही एक बच्चा या बच्ची अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन उनको बहुत अर्ली एज में ही होता है। बच्चे जो होते हैं, बच्चे या बच्चियां होते हैं, जब यौन अवस्था में एंट्री करते हैं तो उनके अंदर नाना प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं और इमोशनल भी रिलीज होते हैं। ये प्राकृतिक है और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जंक फूड बहुत चल रहा है, हर बच्चा जंक फूड के लिए बहुत डिमांड करता है कि मुझे बाहर का खाना है, मैगी, चाउमीन और ये सारी चीजें खानी है। जंक मीन्स कचरा, फूड मीन्स खाना। नेम इटसेल्फ कैन एबल टू अंडरस्टैंड कचरा खाना। बच्चे का आजकल का जो फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं है, तो हम बच्चे का कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ाएं? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने अपेक्षाओं को थोपते हैं। जैसे वो बनना चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं बन पाए, तो ये चीज को अपना जो नहीं कर पाए अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बाय प्रोफेशन ही इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वो फाउंडर है अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के। तो आइए जानते हैं हम उनसे क्या खास है उनके स्कूल में, और ये स्कूल बिहार में है। सर, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर, आपने इस इवेंट में आपने बुलाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। डॉक्टर गणेश, हम जानना चाहते हैं आपके स्कूल के बारे में, क्या खास है आपके स्कूल में और कब शुरू किया आपने ये स्कूल? कौन से सन में आपने ये स्कूल शुरू किया? हमने इसको जो स्कूल है 2017 में हमने पहला इसको नींव रखा, जिसमें मात्र 44 बच्चे थे और धीरे धीरे करवा बढ़ते गया और आज के डेट में जो हेड ब्रांच है नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट है और साथ ही साथ 3 ब्रांचेज ओपन कर रखे हैं जिसमें अलग अलग जगहों पे है। और साथ ही साथ जो मेरे टोटल जो अल्फा ग्रुप का जो फैमिली है आज की डेट में लगभग 200 नियर अबाउट फैमिली हो चुकी है। ओके ओके, ये बिहार में एग्जैक्टली कहाँ पर है? एग्जैक्टली ये बिहार में भोजपुर जिला के बिहियां में है और एक जगदीशपुर में है और एक जो है बहुत जल्दी ही ओपन होने जा रहा है जो प्यूरो प्रखंड के धोबीघटवा के पास ये इस ईयर ओपन हो रहा है। और साथ ही साथ एक मेरा और स्कूल है जो अल्फा किड्स वर्ल्ड के नाम से है, जिसका अभी चल रहा है। उसमें जो छोटे छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले बच्चों के लिए वो स्कूल भिया में रखा गया है। ओके सर, स्कूल खोलने के पीछे आपका मोटिव क्या है? क्योंकि हर प्रिंसिपल के या हर फाउंडर का एक मोटिव होता है कि हमें कुछ अच्छी शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा देनी है समाज में। तो सर, आपका क्या मोटो है? देखिए, जब हमने पढ़ाई जब साउथ इंडिया से हमने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद जब हमने दिल्ली ऐसे शहरों में जाकर हमने जॉब किया और आने के बाद देखा कि जो बिहिया का जो स्तर है वो पढ़ाई के मामला में नीचे था। तो उसको हमने सोचा कि हमें इस मुहिम में शामिल होना है और मिलकर इस हमारी जो सोसाइटी को है एक अच्छा माहौल देना है, अच्छा डेवलपमेंट देना है, अच्छा एजुकेशन देना है। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे पास परसेंटेज आ रही हैं वो, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की इस इंडिया के अंदर, तो लिटरेसी रेट जा रहा है 72% और 28% आज भी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है
चाहे किसी भी कारणों से। तो मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे स्कूल्स का खुलना हमारे भारत में बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डॉक्टर गणेश, कहाँ से कहाँ तक है आपका स्कूल? कौन सी क्लास से शुरू होता है और कौन सी क्लास तक है आपके स्कूल? मेरा जो स्कूल है नर्सरी क्लास से 10 क्लास तक चलता है। अच्छा। सो इसको आगे भी बढ़ाने का आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि 12th तक हो जाए? क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन फर्स्ट में होता है तो माँ बाप यही चाहते हैं कि कि 12वीं तक स्कूल हो, बच्चा एक ही साथ 12वीं पास करके निकले। अभी मेरा कोशिश है और लगातार कोशिश रहेगा। और हमारी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं और बच्चे का प्यार दुलार मिला तो हम बहुत जल्द ही अप टू 12 तक हम अपग्रेड कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस क्या रहते हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल ऐसा है कि उसमें गरीब से गरीब बच्चा, गरीब से गरीब तबके के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ सके। मेरा मोटो यही है कि जो भी मतलब थोड़ा सा भी वो एक्सपेंस करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मतलब हमेशा एडमिशन फ्री रखते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ नहीं रहता है। सिर्फ एक स्टार्टिंग जो है फी वो 400-500 से स्टार्टिंग है। और वो एकदम लगातार वही रहता है। तो मतलब एक एफोर्डेबल प्राइस है जो कोई भी एक पेरेंट्स जो है अपना ये फी देकर अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। मेरा मकसद यही है कि उनके फी से जो भी हमारे साथ सहयोगी हैं, उनका जो मेहताना है उनको हम दे सके। बस मेरा यही मकसद है कि उनसे मैं लेकर जो जो भी हमारे टीचरगण है चाहे जो भी है उनको हम दे सके, क्योंकि ये हमारा जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई सरकार द्वारा कोई फंडिंग नहीं होती है। तो नहीं, इसी के वजह से थोड़ा बहुत जो है मुझे एक फी लेना पड़ता है। नहीं नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं फीस लेते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हम फी पे कर रहे हैं, वो सीरियस भी रहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि अगर सारी चीजें फ्री होने लगेंगी तो वो एक सीरियसनेस मिसिंग हो जाती है। हाँ, और मेरा मकसद ये भी है कि उनसे यदि हम 500 रुपये ले रहे हैं तो उसके बदले में मैं 4 गुना रिटर्न करके दूं। मतलब जो हमारे स्कूल की तरफ से जो क्वालिटी है वो हमें उनके बदले में वो रिवर्स उनको मैं दूं। यही मेरा खासियत है। डेफिनेटली बहुत अच्छी सोच के साथ आप अपना स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि 500 रुपये आज के समय में कोई ज्यादा नहीं है, कोई भी पेरेंट्स निकाल सकता है। तो ये ऐसे स्कूल्स की मुझे लगता है भारत में आज के समय में बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां पर एक अच्छी फैसिलिटीज हो जो बच्चों को मिल सके। तो उसके बारे में बताइए कुछ। एजुकेशन से सबसे पहले ऊपर हमके लगता है कि सेफ एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और साथ ही साथ उसमें एक चौकीदार है जो हमेशा उसमें तैनात रहते हैं। और एजुकेशन लेवल की बात कहा जाए तो हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ओवर डेवलपमेंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे उन्हें आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक एंड स्पोर्ट एंड एवरीथिंग पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे जो भी जिस क्षेत्र में बच्चा आपका आगे बढ़ेगा उस क्षेत्र में हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे भी पेरेंट्स ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आगे बढ़े। और साथ ही में देखा ये गया है कि इंग्लिश का आज के समय में बहुत चलन हो रहा है ना? हर फील्ड में इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के समय में। और तो इंग्लिश पे कितना फोकस किया जाता है आपके स्कूल में? थोड़ा सा 1 मिनट में बताऊंगा कि मैं पेरेंट्स को भी यही बात सिखाता हूँ कि यदि आप कोई भी बच्चे का कोई भी अगर उसका सामान उठा कर अगर देखेंगे तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इस चीज को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपने जो बच्चे वीक होते हैं प्लस जो थोड़ा सा भी इंग्लिश में कमजोर होते हैं उनके एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश स्पोकन क्लास भी चलता है जिससे बच्चे जो है बहुत जल्दी फास्ट कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। और हम इंग्लिश को सबसे ऊपर ही रखते हैं।
तो ये स्कूल में ही आप चलाते हैं स्पोकन क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, या स्कूल के बाद में चलाते हैं, या जो टाइम टेबल के साथ में ही इसको आप ऑफर करते हैं? इसको हम टाइम टेबल में ही इसको इंक्लूड करके हम पढ़ाते हैं इसको। उसके लिए एक अलग से टीचर को हायर किया गया है जो काफी इस मामले में एक्सपर्ट हो, तो वही करते हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, वही पढ़ाते हैं। ओके। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सीखने जाता है, तो डिसिप्लिन का आपके स्कूल में क्या रोल है, क्योंकि डिसिप्लिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द स्कूल। हमारे जो भी हमारे विद्यालय में है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा गया है। डिसिप्लिन इंचार्ज अलग है। डिसिप्लिन इंचार्ज जो है अपना हर उनका भी एक क्लास है, उनका भी एक पीरियड है, वीक में 1 से 2 पीरियड उनको दिया जाता है। उनको डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन हम बच्चे लोगों को सिखाते हैं, और वो बताया भी जाता है कि घर पे भी इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, एक एजुकेशन के साथ में या क्वालिफिकेशन के साथ में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चे के लिए बच्चे की पर्सनैलिटी निखर के आती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके स्कूल से बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे निखर सकती है? हाँ, ये चीज तो हम जब बच्चा जो ये नर्सरी क्लास से ही जब आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। तो उसके लिए भी एक अलग से जो ट्रेन टीचर है उनको लगाया गया है। और साथ ही साथ जब हम बीटेक करते हैं, तो हम बीटेक होल्डर हैं, तो इसमें एक हमें बुक भी पढ़नी पड़ती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कैसे रखना है। तो ये सब चीजें पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। और यही सब सारी चीजें हैं जो हमें सभी जगह हमें बुलावा आ रहा है कि आप यहाँ पे एक स्कूल ओपन कीजिए, यहाँ पे खोलिए। यही सब हमारी जो खूबियाँ है, इसके वजह से मैं हूँ ये। हाँ, हमने आपके बारे में पढ़ा, हमने आपके बारे में यूट्यूब में देखा, आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं समय समय पर, है ना? तो वो जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और जो उन प्रोग्राम्स में एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या आपके स्कूल के बच्चे ही करते हैं वहाँ पर, या आप कहीं बाहर से लोगों को हायर करते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए, फंक्शंस के, एक्टिविटीज के बारे में बताइए। जैसे जो भी हमारे जो आर्ट होता है, चाहे ड्रामा होता है, तो जो भी ये टीचर हम बाहर से हायर करते हैं जो एक्सपर्ट हो, और स्कूल में ही हम लर्निंग दिलवाते हैं। जैसे सप्ताह में, वीक में 2 डेज डांस का रखा गया है, 2 डेज म्यूजिक का रखा गया है, लेकिन जो टीचर है उसमें एक्सपर्ट है। तो हमारा मकसद है कि बच्चों को प्रैक्टिकली करके ज्यादा दिखाया जाए। मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उस हर चीज पे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी छठ पूजा हुआ, उसके बारे में एक बहुत बढ़िया से एक एक पहलू को हमने बच्चों को एक्टिंग कराकर, ड्रामा कराकर दिखाया गया। फिर इससे पहले एक दीपावली था, तो दीपावली पे राम जी को अयोध्या से बाहर क्यों जाना पड़ा, जब आए तो उनको वहाँ की जनता ने कैसे उनको स्वागत किया। साथ ही साथ जब वो वनवास में थे, तो उसमें उनको क्या क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें दर्शाते हैं। इसी तरीका से हमारे जो भारत से संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं, और उन्हें हर चीज पे हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात डॉक्टर गणेश ने यहाँ पे टच की है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को संस्कार की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को ज़मीनी हकीकत से जुड़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भी एजुकेशन। तो बहुत अच्छे थॉट के साथ ये स्कूल को आगे रन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूल दूसरे स्कूल से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पूरे भारत में कई तरीके के स्कूल चल रहे हैं, हर स्कूल का अलग मोटो होता है, हर स्कूल कुछ अलग थीम के साथ है, तो आपका स्कूल इतना क्यों डिफरेंट है? हर तरीके से है। जैसे हम पहले ही बताया कि सबसे पहले हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड है, उसमें बहुत सारे स्कूल में जो है खेलने की जगह नहीं है। तो उसमें हमारे कम से कम 1 एकड़ में प्ले ग्राउंड भी है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है आराम से पीटी पीरियड भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं। तो हमारा जो भी स्कूल है, ये जो
एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट है उससे हम फिलफुल है। और साथ ही साथ हमने बताया भी कि हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चे पे होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हम देते हैं, ताकि बच्चे के को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट पे हम ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, इसमें कंप्यूटर लैब, योगा, डांस, म्यूजिक, मतलब हर तरीके से हम हमारी टीम और हम उस पे एक्टिव रहते हैं। और ये चीज़ जो है काफ़ी पेरेंट्स को अच्छा लगता है। डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो आपने बताई हैं ये हर स्कूल्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, वो जहाँ पर भी पढ़ने जा रहा है उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें। वो एजुकेशन के साथ साथ वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी फील्ड्स, नई फील्ड्स भी हमारे भारत में आज के समय में आ रही हैं एजुकेशन के साथ साथ। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़े। गरीब बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? उनके लिए क्या प्रोविज़न्स हैं आपके स्कूल के अंदर? जब से हमारा स्कूल खुला हुआ है, तब से ही मैं एक मार्च और अप्रैल मंथ के बिटवीन में हमारी जो टीम है और साथ में मैं भी मिल मिलकर जाकर डोर टू डोर हम फॉर्म भरवाते हैं। वो उसका स्कॉलरशिप फॉर्म के नाम से हम उसको रखते हुए हैं। और उसके बाद फॉर्म कलेक्ट करके हम टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट लेने के बाद हमें लगता है कि इसमें से हमें हमेशा हर विद्यालय में टॉप 25 बच्चे को हम अपने विद्यालय में सेलेक्ट करते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पढ़ाते हैं, ना कि अकॉर्डिंग जो बिहार सरकार या जो भी का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं, हमारे स्कूल के रूल के अनुसार ये चीज हमेशा करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ऐसा है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अचानक गौर न करे कि उनके साथ कुछ हो, अगर तत्कालीन कुछ उनके पिताजी के साथ कुछ हो जाता है, घटना घट जाता है, तो उनके लिए हम एकदम खड़े रहते हैं। और ऐसे कितना हुआ है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अकाल मृत्यु हो गई तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट में जितना तक हमारी विद्यालय चलते हैं उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं। डॉक्टर गणेश, आपने बहुत अच्छा बताया कि गरीब बच्चों के लिए भी आपके स्कूल में, आपके स्कूल के दरवाजे ओपन हैं और उनको किस तरीके से आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में स्कूल्स, अगर हम स्कूल्स की बात ही कर रहे हैं तो कहें कि वो एक मनी मेकिंग बिजनेस है। मगर मुझे आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपके स्कूल में कुछ मनी मेकिंग का कुछ चल रहा है। तो डेफ़िनेटली उन बच्चों को फ़ायदा होने ही वाला है, उन पेरेंट्स को फ़ायदा होने ही वाला है अगर वो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों इसका वजह मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 5 साल का था तो अचानक मेरा पिताजी थे, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो दूर होने के बाद फिर दादाजी थे, तो दादाजी का भी जब मैं 5वीं क्लास में था तो उनका भी सडनली डेथ हो जाता है। तो उसके बाद जो हमने पढ़ाई में झेला है, जो हमने स्ट्रगल किया है, वो मैं खुद जानता हूँ। तो मैं मेरा सोच यही है कि जो मेरे साथ गुजरा है, और जितना भी हो सके, मेरे से जितना हेल्प हो सके, उस चीज़ को मैं हमारे जैसे बच्चे को मैं अपना हेल्प करता हूँ, ताकि दुनिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हमारे से अगर कुछ बच्चे का ज़िंदगी सँवर जाए, तो मेरे लिए वही सक्सेसफुल रहेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर गणेश यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड बनकर भी उभर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी माँ-बाप के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा तो देना चाहते हैं, मगर वो किसी कारण से अगर नहीं दे पा रहे हैं और वो भी या बिहार के आस-पास रहते हैं, तो वो डॉक्टर गणेश से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके स्कूल में अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणेश, एज़ अ फाउंडर, व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आप बच्चों से बात करते हैं, आप टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? अ अ, मेरा जो लीडरशिप फाउंडर में है, मेरा क्या है कि जो भी हमारे स्टाफ है कहे या फैमिली के हैं, उससे मैं एकदम इमोशनली कनेक्ट रहता हूँ और उनको दुख और सुख में साथ रहते हैं।
और दूसरा चीज, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें 100% डेडिकेटेड के साथ काम करते हैं। और हमेशा स्टाफ कहा जाए या परिवार कहा जाए, उन लोगों से मैं बी पंचुअल हमेशा रहता हूँ। और जो चीज करता हूँ उसके बारे में एक गहन स्टडी करते हैं, और सोच जो है मेरा हमेशा ऊपर रहता है, ताकि इस संस्था को मैं कहाँ से कहाँ ऊपर लेके चलूं। यही मेरा लीडरशिप स्टाइल है। बिल्कुल सही कहा। लीडर लीडर वही होता है जो जो सबसे आगे चलता है और जो सबकी सुनता है, सबकी राय लेके आगे चलता है, सबको साथ लेके आगे चलता है। डेफिनेटली दिस इज अ गुड लीडरशिप स्टाइल यू हैव एक्सप्लेन्ड सर। सर, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ में। बच्चों बच्चों को तो पहले मैं बताता हूँ कि आपका जो क्लास में और स्कूल का रूल रेगुलेशन क्या है, उस पे आप फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ मैं बच्चे के साथ हमेशा, मतलब जो भी बच्चे हैं उनके साथ एक इक्वलिटी बिहेव करते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, ताकि जो भी चीजें हो वो हमें बता सके। एज ए फ्रेंडली भी रहता हूँ कि उनके पास जहाँ भी अगर पढ़ाई में समझ नहीं आता है, या जो भी उनके स्कूल में मेरे द्वारा कमी हो, वो अचानक या मतलब बेहिचक मुझसे बता सके। और साथ ही साथ उनको हम हमेशा गाइडलाइन करते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। और साथ ही साथ बीच में जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो हम जाकर उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। यही मेरा बच्चे के साथ कनेक्टिविटी है। और साथ ही साथ आप जानते भी हैं कि मैं एक पेरेंट्स मोटिवेटर हूँ। तो पेरेंट्स के लिए मैं ईयर में 2 बार या 3 बार मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप रखता हूँ, जिसमें पेरेंट्स को एक पूरी तरह मोटिवेट करता हूँ। और वर्कशॉप लगाकर उस पे बहुत सारा इवेंट कर कर और आर्ट करके, ड्रामा करके उनको बताया जाता है एज ए पेरेंटिंग पे। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। सर, आज के समय में एक स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत है या फिर एक मेंटर की जरूरत है? मुझे लग रहा है कि टीचर का काम है एक सब्जेक्ट पे उसे गहन ध्यान देना, और मेंटर का भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना, अच्छा सोच देना। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही जरूरी है। टीचर और मेंटर दोनों जरूरी है। और समय समय पे टीचर अपना काम करे, समय समय पे मेंटर काम करे। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों बहुत की ही नीड है। बहुत सही समझाया आपने बच्चों को। जितनी ही जरूरत एक टीचर की होती है उतनी ही रिक्वायरमेंट एक मेंटर की भी होती है, क्योंकि मेंटर का अलग रोल होता है, टीचर का अलग रोल होता है। डॉक्टर गणेश, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगे? अभी तक देखिए, 10वीं क्लास में लीगल स्टडी के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं है। 12th क्लास में है, लेकिन अप टू 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक लीगल स्टडी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। सिंगल इवन 1 पेज भी पे नहीं है। तो लीगल स्टडी जब रहेगा तो उन्हें पता चलेगा कि यदि किसी को हम किसी का सामान चुरा लेते हैं तो उसमें कौन सा धारा लगना चाहिए, और कितने बरस का जेल होगा, कितना फाइन होगा। इसी तरीके से अगर यदि हम किसी लड़की को छेड़ देते हैं तो उसमें कितने साल का सजा होगा, कितने साल का मतलब फाइन होगा, चाहे जो भी होगा। मतलब एज ए हर तरीका का उसमें लीगल स्टडी में रहता है। क्योंकि जब बच्चे जो होते हैं उसमें यौन अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें ये सब चीजों को समझ में नहीं होती है। यदि हमको लगता है कि ये सब चीजों को समझा दिया जाए पहले, तो इस चीज करने से बचेंगे। तो मेरा यही रहेगा कि उसमें लीगल स्टडी को उसमें इंक्लूड करने के लिए। तो आप चाहते हैं और साथ ही साथ उसमें जैसे जो बच्चियां होती हैं, उसे पीरियड के लेकर भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या शिक्षक होते हैं, मतलब जो भी इनकी शिक्षिकाएं होती हैं, तो ये सब सारी चीजें सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है। तो हम ऐसे तो हमारी जो स्कूल में जो मैडम लोग हैं, इस चीज पे हमारे फोकस होता है, करवाया जाता है। तो आप चाहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही, मतलब 10वीं क्लास से ही
ऐसी नॉलेज थोड़ी सी देनी चाहिए सो दैट कि बच्चा अवेयर हो जाए, क्योंकि वो टीनेजर है, अपनी उम्र में जा रहा है ना। तो अगर वो पहले से ही अवेयर होगा तो कोई ऐसा अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेगा। एक्शन नहीं लेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमारी बात ये सुन रही है तो उनको इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर या बुक्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी इंक्लूड करने चाहिए जिसमें सेक्शंस भी कवर हो